हाय व्यूअर्स, आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ इलेक्ट्रिसिटी का फिफ्थ पार्ट। और इससे पहले मैंने 4 और पार्ट्स बनाए हैं इलेक्ट्रिसिटी पे। अगर आप देखना चाहते हो तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चाहो तो वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वो है फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, इससे पहले वाले वीडियो में जो ओम्स लॉ वाला वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो रेजिस्टेंस है वो किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो सबसे पहला फैक्टर जो है वो है नेचर ऑफ मटेरियल। तो नेचर ऑफ मटेरियल क्या होता है कि मेरे पास बहुत डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स अवेलेबल होते हैं। तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स अवेलेबल होते हैं, और अगर उन मटेरियल्स में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर बहुत ज़्यादा अगर प्रेजेंट है, तो अगर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है इसका मतलब कि उससे करंट बहुत ज़्यादा फ्लो करेगा, और करंट अगर बहुत ज़्यादा फ्लो करेगा तो रेजिस्टेंस उसका क्या होगा, कम होगा। तो इसका मतलब लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको बताया था ओम्स लॉ, तो उसमें मैंने आपको बताया था V इज इक्वस टू आई आर, V इज इक्वस टू आई आर। ठीक है, तो अगर यहाँ से अगर I का वैल्यू निकालेंगे तो V बाई आर। तो इसका मतलब एक चीज़ को आप अच्छे से समझ लो कि करंट और रेजिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशन होता है, इन्वर्सली रिलेशन है। इन्वर्सली मतलब किसी भी एक कंडक्टर का अगर रेजिस्टेंस अगर बहुत ज़्यादा है तो उसमें करंट का वैल्यू क्या, कम फ्लो कर रहा होगा, मतलब जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस हाई है तो करंट बहुत कम फ्लो करेगा, और रेजिस्टेंस अगर कम है तो करंट बहुत ज़्यादा फ्लो करता है। ठीक है, तो नेचर ऑफ मटेरियल मेरे को क्या बताता है कि ऑल द कंडक्टर्स हैव अ डिफरेंट कंडक्टिविटी, दिस डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द कंडक्टर। तो किसी भी एक कंडक्टर में जितने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वो उतना अच्छा कंडक्टर होगा, और उतना अच्छा कंडक्टर होगा मतलब उसका रेजिस्टेंस अपने आप कम होगा। ठीक है, क्योंकि करंट और रेजिस्टेंस अपने आप में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है टेम्परेचर, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपको याद होगा तो ओम्स लॉ का जो डेफिनेशन था वो स्टार्ट ही टेम्परेचर से होता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्यों कहते हैं आज आप समझ जाओगे, वहाँ पे जो लिखा हुआ है वर्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो देखो इस चीज़ को समझाने के लिए मैं कुछ एक्टिविटी डिस्कस करने वाला हूँ आपसे, ताकि इस चीज़ को बहुत अच्छे से आप समझ लो। ठीक है, सपोज करो कि आपके पास एक फ़ैन है, एक फ़ैन है। ठीक है, अब यहाँ पे सपोज करो कि आपके पास यहाँ पे अपने पेपर को ऐसे मोड़ करके एक ऐसा रफली एक बॉल टाइप से बना दिया। ठीक है ना, आप इसको ऊपर की ओर फेंको, ऊपर की ओर फेंको। जब ऊपर की ओर फेंकोगे, फैन अभी ऑफ है, तो मैक्सिमम चांसेस है कि ये जो आपने जो ऐसे पेपर को मोड़ के बनाया है वो इस फैन से बिल्कुल भी नहीं टकराएगा, वो सीधा ऐसे पार कर जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे आप स्विच ऑन करोगे ये फैन अब मूवमेंट में आ चुका है, अब ये घूमना स्टार्ट हो गया। अब जब इस पेपर को जब आप ऊपर की तरफ फेंकोगे तब देखोगे कि मैक्सिमम चांसेस है कि वो इसके ब्लेड से टकराएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये तेजी से घूम रहा है, और तेजी से घूम रहा है तो मैक्सिमम चांसेस है कि अगर आप नीचे से कुछ भी चीज़ को फेंकोगे तो वो बिल्कुल उस पंखे से टकराएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं कहाँ रिलेट करूँगा, ध्यान देना। ठीक है, देखो तो कोई भी अगर मेरे पास एक कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर है, इससे बहुत सारे एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, आयंस होंगे। ठीक है, और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे जो घूम रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इसको हीट करता हूँ तो अगर मैं इसको हीट कर रहा हूँ तो जो भी इसके पास जो मॉलिक्यूल्स है, जो भी एटम्स है, उसको एनर्जी मिलेगा। और अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर एनर्जी मिलता है तो वो और तेज़ी से वाइब्रेट करना स्टार्ट होता है। तो अगर ये तेज़ी से अगर वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा तो जो भी इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ मूव कर रहा है वो इस एटम से या इस मॉलिक्यूल से बार बार टकराएगा। और अगर ये बार बार टकराएगा तो इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन है, मतलब जितने स्पीड से वो घूम रहा है, तो उसका स्पीड क्या होगा, स्लो डाउन होगा। और जहाँ इलेक्ट्रॉन्स का स्पीड स्लो डाउन हुआ तो इलेक्ट्रॉन्स का स्पीड स्लो डाउन हुआ मतलब करंट का वैल्यू भी डिक्रीज कर गया, और करंट का वैल्यू डिक्रीज कर गया मतलब करंट एक तरह से क्या हो गया, सॉरी रेजिस्टेंस क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। ठीक है, तो फिर से इसको समझो कि जो भी मेरे पास एक कंडक्टर होता है उसके अंदर बहुत सारे एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे इसको मैं हीट करता हूँ मतलब इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, और जो भी इसके अंदर एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं उस टेम्परेचर को, हीट जो है वो एक तरह का एनर्जी तो है, और इस एनर्जी को लेकर के वो तेजी से वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा। तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स जो सामने से फ्लो कर रहा है वो इस एटम से, मॉलिक्यूल से बार बार टकराएगा तो उसका स्पीड जो है वो बिल्कुल स्लो डाउन होगा। और स्पीड अगर स्लो डाउन होता है, अगर इसका स्पीड स्लो डाउन हुआ तो मतलब करंट का वैल्यू डिक्रीज कर गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर कम फ्लो करना स्टार्ट करेगा तो करंट का वैल्यू डिक्रीज कर जाएगा, और करंट का वैल्यू डिक्रीज कर जाएगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो अब इसको यहाँ पे देखो क्या है, देखो मैं जो लिखा हूँ
व्हेन टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेस atoms, molecules, ions, etc. vibrate more rapidly, which slow down the movement of the electrons. Therefore, current decreases and hence resistance is increases. Just मैंने आपको समझाया अभी, है ना। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं हीट करता हूँ किसी भी ऑब्जेक्ट को, अगर मैं हीट करता हूँ तो इलेक्ट्रॉन बार बार टकराएगा, तो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो बिल्कुल स्लो होगा, और इलेक्ट्रॉन का मोशन अगर स्लो होगा तो करंट क्या होगा, करंट भी स्लो डाउन होगा, और करंट अगर स्लो डाउन होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। तो इसका मतलब टेम्परेचर को मैं बढ़ा रहा हूं तो रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है। तो ये रिलेशन को बहुत अच्छे से फिर से बता देता हूं। देखो, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मैं हीट करता हूं तो इलेक्ट्रॉन्स बार बार टकराएंगे, इलेक्ट्रॉन का स्पीड स्लो डाउन होगा, और इलेक्ट्रॉन का स्पीड अगर स्लो डाउन होगा करंट भी स्लो डाउन होगा, और करंट अगर स्लो डाउन होगा तो रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस और करंट क्या होता है, बिल्कुल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जस्ट मैंने आपको बताया था, करंट और रेजिस्टेंस बिल्कुल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो करंट कम हुआ तो रेजिस्टेंस सीधा क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस का क्या रिलेशन हुआ, डायरेक्टली। तो इसका मतलब अच्छे से आप समझ लो आज से कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप हीट करते हो, गर्म करते हो, तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा मतलब क्या, उससे करंट कम फ्लो होने लगेगा। और उसका अगर अदर हैंड हम लोग देखते हैं, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर आप टेम्परेचर को अगर आप कम करोगे तो उसका रेजिस्टेंस भी कम होता है, रेजिस्टेंस भी डिक्रीज करते जाता है। आपको एक मैं एग्जांपल बताता हूँ। मरकरी एक बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल है, मतलब एक बहुत ही कॉमन सा मेटल है, ठीक है। मरकरी का टेम्परेचर अगर -269 डिग्री सेल्सियस अगर मैं रख करता हूँ तो -269 डिग्री सेल्सियस सोचो कितना कम होता है, कितना कम होता है। मतलब इतना कम तो मतलब अर्थ में पॉसिबल ही नहीं है। ये बस एक एज्यूम किया गया है डेटा कि अगर मरकरी का अगर टेम्परेचर को -269 डिग्री सेल्सियस कर देंगे तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो पूरा खत्म हो जाएगा, और उसका रेजिस्टेंस अगर पूरा खत्म हो जाएगा तो वो बन जाएगा सुपर कंडक्टर, ठीक है। तो एक वर्ड होता है सुपर कंडक्टर, तो मैं इसको भी डिस्कस कर देता हूँ। सुपर कंडक्टर क्या होता है कि कोई भी जो कंडक्टर होता है अगर उसका रेजिस्टेंस अगर बिल्कुल जीरो होगा, मतलब उसमें जितना इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है वो पूरा फ्लो करेगा, बीच में कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी का अगर लॉसेज नहीं होता है, तो वैसे कंडक्टर्स को हम लोग बोलते हैं सुपर कंडक्टर, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का बिल्कुल भी लॉस नहीं होता है। और ये तभी पॉसिबल है जब उसको हम लोग उसका टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, क्योंकि अगर उसके टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आराम से फ्लो कर सकता है, क्योंकि अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हो तो जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो बिल्कुल अपने जगह पे रुक जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल आराम से फ्लो कर सकता है, और इलेक्ट्रॉन आराम से फ्लो कर सकता है मतलब करंट जो है वो पूरा फ्लो कर रहा है, करंट को रोकने वाला कोई नहीं है, ठीक है। तो ये आप समझ गए कि किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूं तो सीधा उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है, ठीक है। देयरफॉर टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, ठीक है। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस भी कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो फैक्टर है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, तो लेंथ के साथ कैसे रिलेशन देखते हैं। लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, मतलब कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो जितना ज़्यादा लंबा होगा उसका जो रेजिस्टेंस है उतना ज़्यादा होगा, और अगर छोटा अगर कंडक्टर होगा तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो इसको एक डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो स्क्वायर टाइप का है, ये मेरे लिए कोई भी एक पावर सोर्स है, मतलब यहाँ से मेरे को पावर मिलता है। तो यहाँ पे दो अलग अलग घर बनाए हैं। अब देखो, एक घर जो है वो पावर सोर्स से बहुत नज़दीक है, और दूसरा घर जो है वो पावर सोर्स से बहुत दूर है, ठीक है। तो अगर दोनों में एक एक बल्ब लगा हुआ है घर पे, ठीक है, तो आप देखोगे कि जो भी घर जो है वो पावर सोर्स से बिल्कुल नज़दीक है, उसमें जो बल्ब है वो बहुत तेज़ी से ग्लो कर रहा है, बहुत ज़्यादा लाइट दे रहा है। लेकिन बहुत दूर कहीं घर है तो उसके यहाँ जो बल्ब है वो देखो कि बहुत धीरे धीरे जल रहा है। अगर वो येलो वाला बल्ब होगा तो आप देखोगे सिर्फ वहाँ फिलामेंट है उसका जल रहा होता है, बहुत ही कम लाइट। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे घर नज़दीक है मतलब इसके पास ज़्यादा करंट मिल रहा होगा, तभी ज़्यादा तेज़ी से ग्लो कर रहा है। और ये बहुत दूर है मतलब इसको करंट कम मिल रहा होगा, तभी ये बिल्कुल धीरे धीरे ग्लो कर रहा है, बहुत कम लाइट दे रहा है। तो यहाँ से मेरे को ये पता चला कि अगर लेंथ अगर शॉर्ट रखोगे तो इसका मतलब करंट हाई होगा, और करंट अगर हाई होगा तो रेजिस्टेंस अपने आप क्या होगा, लेस होगा। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसका लेंथ क्या है, शॉर्ट है, और लेंथ अगर शॉर्ट रखेंगे तो करंट क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, और करंट अगर बहुत ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक क्या होगा, कम होगा, है ना। ये बिल्कुल ये रिलेशन तो जस्ट मैंने आपको बताया कि करंट के साथ रेजिस्टेंस क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। फिर से बता देता हूँ, देखो अगर मेरे पास अगर ये वायर छोटा था तो वायर छोटा है, ठीक है, तो वायर छोटा है मतलब बहुत ज़्यादा करंट जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा करंट जा रहा है, देखो ऊपर की तरफ बना बहुत ज़्यादा करंट जा रहा है, और करंट अगर ज़्यादा है इसका मतलब रेजिस्टेंस कम है। तो लेंथ के साथ अगर मैं रेजिस्टेंस को कंपेयर करता हूँ तो लेंथ के साथ देखो रेजिस्टेंस कैसे कंपेयर है, डायरेक्टली, मतलब लेंथ अगर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा, लेंथ कम होगा तो रेजिस्टेंस कम, ठीक है। तो लेंथ के साथ रेजिस्टेंस बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है।
नेक्स्ट देखता हूँ फोर्थ है ये, एरिया क्रॉस सेक्शन। तो एरिया क्रॉस सेक्शन क्या होता है, देखो कि कोई भी जो कंडक्टर होता है, जैसे मान लो ये कंडक्टर है, तो ये मान लो कंडक्टर है, तो कंडक्टर का ये सामने का जो पार्ट होता है, ये पार्ट जो आप देख रहे हो, इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, तो देखो एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ठीक है, तो कोई भी एक जो कंडक्टर है उसका जो एरिया है उसके साथ जो उसका रेजिस्टेंस है बिल्कुल भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, वो कैसे होगा मैं आपको जस्ट यही बताऊंगा। ठीक है, तो देखो सपोज करो कि मेरे पास, जैसे आप देखो कि यहाँ पे सपोज करो ये मेरे पास दो अलग अलग कंडक्टर्स हैं, तो आप देखोगे इसका ये जो पार्ट देख रहे हो, इसका जो माउथ आप देख रहे हो, ये जो माउथ जो पार्ट देख रहे हो, इसी को हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। तो दोनों में देखो एक वाला जो पार्ट है, ये सपोज करो कि ऐसा वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत ज़्यादा है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत कम है, मतलब ये एक मोटा है और एक पतला तार है। ये सिंपल भाषा में अगर बात करेंगे तो एक मोटा तार और एक पतला तार है। ठीक है, तो देखो तो कोई भी अगर एक मोटा तार है मतलब इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो ज़्यादा है, और कोई पतला तार है मतलब इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम है। ठीक है, तो अब देखो अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया अगर ज़्यादा है तो इसके पास इतना सारा जगह है इससे इलेक्ट्रॉन फ्लो करने का, मतलब इससे यहाँ देखो इसमें क्या होगा कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बिल्कुल एक साथ फ्लो कर सकते हैं, एक साथ फ्लो करेंगे। लेकिन अगर क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा होगा तो इससे बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। तो इसका मतलब आप देखो कि इससे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा मतलब इसमें करंट का वैल्यू क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। तो करंट बहुत ज़्यादा होगा तो इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि अगर एरिया ज़्यादा है तो करंट ज़्यादा फ्लो करेंगे, और करंट ज़्यादा फ्लो करेगा तो रेजिस्टेंस कम। तो देखो अगर एरिया के साथ रेजिस्टेंस देखेंगे तो क्या होगा, इनवर्सली है, क्योंकि एक ऊपर जा रहा है एक कम है। ठीक है, तो आप देखो तो इसका मतलब जो यहाँ पे बताता हूँ, देखो अगर कोई भी जो कंडक्टर था, इसको भी आप फिगर को आप देखते रहो और यहाँ से भी आप समझ लो। ठीक है, तो कोई भी कंडक्टर है अगर उसका एरिया क्रॉस सेक्शन अगर बहुत ज़्यादा है, तो एरिया क्रॉस सेक्शन बहुत ज़्यादा है मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है बहुत ज़्यादा फ्लो करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा फ्लो करेंगे मतलब उसका करंट बहुत ज़्यादा होगा, और करंट बहुत ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो एरिया के साथ रेजिस्टेंस का क्या रिलेशन आया, इनवर्सली। देखो मैंने क्या लिखा है, एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ रेजिस्टेंस क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसका मतलब कोई भी जो मोटा तार होता है उसमें बहुत ज़्यादा करंट जाता है मतलब उसका रेजिस्टेंस कम होता है। अब पतला तार लोगे तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है बहुत कम होगा, और क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत कम है मतलब इससे इलेक्ट्रॉन कम पास कर रहा होगा। इलेक्ट्रॉन कम पास कर रहा है, करंट कम है, करंट कम है मतलब रेजिस्टेंस हाई है। तो आज से आप अच्छे से सीख लो, मोटा तार है मतलब वो उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है मतलब उसमें बहुत अच्छे से करंट फ्लो करेगा। पतला तार है मतलब उसमें बहुत कम इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा मतलब उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ जो रेजिस्टेंस है, क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ रेजिस्टेंस कैसा प्रोपोर्शनली है, इनवर्सली। एरिया बढ़ेगा रेजिस्टेंस कम होगा, एरिया कम होगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, इनवर्सली। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है, अगर इन दोनों को एक साथ रिलेट करता हूँ तो L/A इज प्रोपोर्शनल टू R, L/A प्रोपोर्शनल टू R। और अगर यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, ये पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं रो, इसको हम लोग बोलते हैं रो। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, R इक्वल्स टू रो L/A, R इक्वल्स टू रो L/A। यहाँ पे आप ये जो देख रहे हो इसको हम लोग बोलते हैं रो। ठीक है, रो का मतलब होता है रेजिस्टिविटी। ठीक है, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले इसका थोड़ा यूनिट देख लेते हैं, यूनिट ऑफ रो। तो मैंने आपको बताया था अगर किसी का भी यूनिट निकालना है तो उसको इक्वल टू के एक तरफ, बाकी सबको उठा के ले आओ दूसरे तरफ। तो अगर मुझे इसका रो का यूनिट देखना है रेजिस्टिविटी का, तो इसको एक तरफ रखा हूँ बाकी उधर ले आऊँ। तो ए इधर डिवीजन में, इधर आके मल्टीप्लिकेशन में, और एल इधर मल्टीप्लिकेशन में जाकर डिवीजन में। ठीक है, तो रो इज इक्वल्स टू RA/L, RA/L। तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम, एरिया का स्टैंडर्ड यूनिट मीटर स्क्वायर, और लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हुआ, कितना आया, ओम मीटर। ओम मीटर, इसको हम लोग ओम मीटर भी लिखते हैं या फिर ऐसा भी लिख सकते हो, ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, ओम मीटर। ठीक है, हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि रेजिस्टिविटी होता क्या है। ठीक है, देखो तो बेसिकली रेजिस्टिविटी जो होता है वो भी एक तरह का रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टिविटी भी जो है वो एक तरह का रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी में आपको बोल रहा हूँ एक तरह का रेजिस्टेंस होता है। तो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, तो अगर आप कोई भी अगर एक ऐसा आप कंडक्टर लेते हो, कोई भी एक ऐसा कंडक्टर लेते हो जिसका लेंथ, विड्थ और हाइट, मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट सारा अगर 1-1 मीटर का है, सारा 1-1 मीटर का है, तो इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 1 मीटर क्यूब। तो कोई भी अगर एक ऐसा अगर आप क्यूब लेते हो जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट बिल्कुल 1-1 होता है, मतलब सारा इक्वल होता है, तो ये क्यूब जितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, मतलब इस क्यूब का जितना भी रेजिस्टेंस होगा वही होता है रेजिस्टिविटी,
वही होगा आपके लिए रेजिस्टिविटी। मतलब कोई भी जो एक ऑब्जेक्ट है अगर उसका लेंथ ब्रेथ और हाइट का जो वॉल्यूम है अगर वो बिल्कुल 1 मीटर क्यूब आता है, ये तभी होगा जब लेंथ ब्रेथ और हाइट कितना है 1 है, ठीक है। तो वो जो ऑब्जेक्ट का जो रेजिस्टेंस होगा वही होता है उसका रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज द रेजिस्टेंस ऑफर बाय इट ऑफ यूनिट क्यूब डायमेंशन। मतलब रेजिस्टिविटी जो है किसी भी कंडक्टर का एक तरह का रेजिस्टेंस ही है, ठीक है ना, जो कि 1 क्यूब डायमेंशन का होता है। तो जितना वो रेजिस्टेंस उसका ऑफर करेगा वही रेजिस्टिविटी है। मतलब रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इट ऑफ यूनिट क्यूब डायमेंशन, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी जो है वो भी एक तरह का रेजिस्टेंस ही है। और हम लोग कैसे फाइंड करते हैं उसका कि कोई भी ऑब्जेक्ट का डायमेंशन अगर 1 क्यूब मीटर क्यूब होगा तो वो जितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है वही आपके लिए हो गया रेजिस्टिविटी, ठीक है। अब रेजिस्टिविटी के आधार पे हम लोग जो किसी भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट को उसको 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। तो पहले तो हम लोग ये जानते थे कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है जिसमें करंट फ्लो करता है वो कंडक्टर है, जिसमें नहीं करता है इंसुलेटर है, और थोड़ा बहुत करता है तो वो सेमीकंडक्टर है, ठीक है। तो उस कंसेप्ट को थोड़ा हम लोग और डीप में जानेंगे, ठीक है। उस कंसेप्ट को थोड़ा हम लोग और ब्रीफली समझेंगे कि वो एक्चुअल में क्या है, कैसे होता है, ठीक है। देखो, तो कोई भी जो ऑब्जेक्ट कंडक्टर है तो वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कंडक्टर है क्योंकि उसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जस्ट आप समझ लो कि कोई भी जो एक ऑब्जेक्ट है अगर वो एक अच्छा कंडक्टर है तो वो सिर्फ इसलिए अच्छा कंडक्टर है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तभी तो वो इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो वही तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वही तो चार्ज का कैरियर है, और वही तो मूविंग जो इलेक्ट्रॉन्स है वही तो आपके लिए करंट है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। याद करो, करंट का डेफिनेशन बताया था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर बहुत ज़्यादा अगर इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो कंडक्टर होगा, ठीक है। और सेमीकंडक्टर्स क्या होता है कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, लिमिटेड होंगे, थोड़ा बहुत होंगे। तो थोड़ा बहुत होंगे तो इसलिए वो होगा सेमीकंडक्टर। मतलब इससे बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं और ऐसा एब्सेंट भी होते हैं, ऐसा नहीं है एब्सेंट भी नहीं होते हैं, इसमें क्या होता है थोड़ा बहुत होते हैं, तो इसलिए सेमीकंडक्टर है। और इंसुलेटर के केस में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इंसुलेटर है तो वो सिर्फ इसलिए इंसुलेटर है क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं तो वो मूव कहाँ से करेगा। तो जब वो मूव ही नहीं करेगा तो करंट फ्लो ही नहीं होगा, सिंपल सी कंसेप्ट है ना। तो इंसुलेटर्स में क्या होते हैं, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, ठीक है। अगर रेजिस्टिविटी देखेंगे तीनों का हम, तो इसका मतलब रेजिस्टिविटी भी एक तरह का रेजिस्टेंस है। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कंडक्टर है मतलब उसका रेजिस्टेंस तो कम ही होना चाहिए, ठीक है। तो कंडक्टर का जो रेजिस्टिविटी होता है वो 10⁻⁻8 से लेकर 10⁻⁻6 के बीच में होता है। कोई भी जो कंडक्टर होता है उसका रेजिस्टेंस जो होता है 10⁻⁻8 से लेकर 10⁻⁻6 ओम मीटर जो होता है, इसका जो होता है रेजिस्टिविटी, ठीक है। और सेमी कंडक्टर जो होते हैं वो 10⁻⁻6 से लेकर 10⁴, मतलब थोड़ा ज़्यादा बढ़ा तो रेजिस्टेंस भी थोड़ा बढ़ गया, मतलब बीच का पार्ट है। और इंसुलेटर है मतलब रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए। तो देखो 10⁵ से लेकर 10⁻16 ओम मीटर, तो 10⁵ सोच लो कितना बड़ा नंबर हो जाएगा, 0 0, 1 के बाद 5 0, और 10⁻16 मतलब 1 के बाद 16 0। तो इतना ज़्यादा हाई ऑफर में रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, मतलब उसे करंट तो फ्लो होने का चांस ही नहीं है। तो इंसुलेटर जो होते हैं उनके रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होते हैं और कंडक्टर के बहुत ही कम होते हैं, और सेमी कंडक्टर्स के बीच में होते हैं, ठीक है। कंडक्टर्स का एग्जांपल तो आप मेटल्स जानते ही हो, जैसे एग्जांपल आयरन। सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो सारे मेटलॉइड जो होते हैं सेमीकंडक्टर, जैसे सिलिकॉन या जर्मेनियम, और भी एग्जांपल्स हैं। इंसुलेटर जो होते हैं वो सारे नॉन मेटल्स होते हैं, जैसे आपका हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, ये सारे आपके इंसुलेटर्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में थोड़ा डिफरेंस भी समझ लिया जाए, ठीक है, ताकि बिल्कुल भी मेरे को कंफ्यूजन ना रहे कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में कोई डिफरेंस है कि नहीं है, और अगर नहीं है तो फिर अलग वर्ड बनाने का क्यों जरूरत पड़ा, और है तो वो हम लोग देखते हैं क्या है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जो होता है, कोई भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है लेंथ पे और एरिया क्रॉस सेक्शन पे। ये जस्ट मैंने आपके स्टार्टिंग वीडियो में बताया कि जो कोई भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है उसके लेंथ पे और उसका एरिया क्रॉस सेक्शन पे। लेकिन रेजिस्टिविटी जो होता है वो बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है उसके लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया पे। ये बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे। रेजिस्टेंस जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का लेंथ में और क्रॉस सेक्शन एरिया पे। आपको जैसे मैंने बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर बहुत लंबा होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर क्रॉस सेक्शन एरिया में बताया था, अगर कोई भी क्रॉस सेक्शन अगर ज़्यादा होगा तो इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस कम है, और क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा,
बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब जो रेजिस्टेंस है वो आपको लेंथ पे और एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है, लेकिन रेजिस्टिविटी जो होता है वो बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है, लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। लेकिन ये दोनों जो चीज़ें हैं, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगा। टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे, रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगा, रेजिस्टिविटी भी डिक्रीज होगा। क्यों होता है? जस्ट मैंने बताया था, जो मॉलिक्यूल का जो कंसेप्ट बताया था, बिल्कुल वही कंसेप्ट यहाँ पे लागू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों जो फैक्टर्स हैं वो टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो ये पूरा कंसेप्ट था रेजिस्टिविटी को लेकर के, ठीक है। तो बेसिकली इस पार्ट से 3 टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, एक एक करके मैं डिस्कस कर दूंगा सारा, ठीक है। तो पहला टाइप 1, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। तो ये सबसे पहला टाइप का जो रेजिस्टेंस इससे सबसे पहला टाइप का जो न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करते हैं इससे, तो R इक्वल्स टू रो L बाई ए। तो इन चारों चीज़ में से अगर आपको कोई भी 3 चीज़ों का वैल्यू पता होगा तो चौथा आराम से निकाल सकते हो यूनिटरी मेथड को यूज़ करके। अगर सपोज करो ये तीनों है तो यहाँ पे तीनों को पुट करके रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। अगर यहाँ पे R है, रो है और A है तो L निकालना है, तो L को छोड़ो इधर, A इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, रो डिवाइड हो जाएगा, आराम से आप निकाल सकते हो। तो इन चारों चीज़ों में से अगर कोई 3 चीज़ दिया हुआ है तो चौथा जो मिसिंग है वो निकाल सकते हैं। ये पहला टाइप का आपका न्यूमेरिकल्स है। सेकंड देखो, सबसे दूसरा क्या है, डिफरेंट वायर ऑफ डिफरेंट लेंथ एंड एरिया क्रॉस सेक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कोई भी आपके पास एक कंडक्टर है, ठीक है, वैसा सेम कंडक्टर आपको लेने के लिए बोला जाएगा, लेकिन उसका लेंथ बिल्कुल अलग होगा, समझ गए। तो कोई भी एक आप कंडक्टर है आपको दिया रहेगा, ठीक है, आप उसी के जैसा आप एक दूसरा कंडक्टर लाओगे, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है कि दोनों का लेंथ बिल्कुल अलग है, लेकिन दोनों के जो एरिया है बिल्कुल सेम है। मतलब पहले आप बोलोगे कि 1 मीटर का तार लेकर के आओ, एक बंडल में तार है आपके पास में, उससे मैं बोलूँगा आप उससे 1 मीटर तार लेके आओ, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस निकालो। फिर बोलूँगा उसी से आप 2 मीटर तार लेकर के आओ, तो जब वही तार ला रहे हो तो उसका जो थिकनेस है, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया तो सेम ही रह जाएगा, लेकिन लेंथ बढ़ जाएगा। तो लेंथ बढ़ने से उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, क्योंकि लेंथ के साथ रेजिस्टेंस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे हम लोग सेम टाइप के कंडक्टर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन लेंथ उसका बिल्कुल अलग अलग है। और यहाँ पे देखो सेम लेंथ हम लोग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसका जो आपका एरिया है वो बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है। ये सपोज करो कि मैं आपसे ये इतना लंबा 2 अलग अलग कंडक्टर लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है। तो दोनों का लेंथ तो बिल्कुल सेम रखा हूँ, लेकिन दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया अलग है। तो दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया अलग है, इसका मतलब दोनों के रेजिस्टेंस के वैल्यू भी बिल्कुल अलग होंगे। तो देखो यहाँ पे कोई भी कंडक्टर है, दोनों का लेंथ सेम है, लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया बिल्कुल अलग है, तो यहाँ से रेजिस्टेंस बिल्कुल अलग हो जाएंगे। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स में ज़्यादातर आपको दोनों के, अगर लेंथ वाला होगा तो दोनों के लेंथ के बीच का रिलेशन दिया रहेगा, और अगर एरिया वाला होगा तो दोनों के बीच में एरिया का रिलेशन दिया रहेगा कि ये इसका रेडियस जो है इससे ट्वाइस हो गया, थ्राइस हो गया, मतलब जो भी होगा दिया रहेगा, दोनों के बीच में रिलेशन दिया रहेगा, ठीक है। और थर्ड टाइप का, इसमें क्या होता है, सेम वायर बट इट डायमेंशन इज चेंज। अब इसमें क्या होता है कि कोई भी एक ही कंडक्टर है, अब इसी को मैं स्ट्रेच कर दे रहा हूँ, उसको खींच के लंबा कर दे रहा हूँ, या इसको कंप्रेस करके मोटा कर दे रहा हूँ। तो सेम अगर वायर को, मान लो एक वायर आपके पास का लेंथ L है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, इसको स्ट्रेच करेंगे तो लेंथ ही बदल गया, एरिया कम हो गया। और इसको अगर प्रेस कर देंगे तो लेंथ छोटा हो गया, एरिया भी जो है वो आपका ज़्यादा हो गया। तो सेम कंडक्टर का अगर डायमेंशन को चेंज करते हैं तो इस केस में हम लोग यूज़ करते हैं वॉल्यूम का केस, क्योंकि कोई भी अगर कंडक्टर को अगर उसका आप स्ट्रेच करके लंबा कर दो या उसका कंप्रेस करके मोटा कर दो तो दोनों केस में तो वॉल्यूम तो सेम ही होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग वॉल्यूम का हेल्प लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम बिल्कुल भी चेंज नहीं करेगा, क्योंकि आप लंबा करो या खींच के मोटा करो, जो भी करना है करो, तो उसका तो सिर्फ डायमेंशन चेंज कर रहा है, शेप साइज चेंज कर रहा है, लेकिन ओवरऑल आप देखोगे तो वॉल्यूम बिल्कुल चेंज नहीं कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे ये 3 टाइप के अलग अलग न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, ठीक है। और अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, ठीक है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।